अगर ये देश को अगर किसी पार्टी ने सेक्युलर बना के रखी है, अगर ये देश आज सेक्युलर है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से ये देश आज सेक्युलर है। जैसा रिजवान अभी बता रहे थे, हमारे लोग इनोसेंट जरूर हैं, हमारे लोग थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे जरूर हैं, हमारे लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि बाहर से धोखा देने के, स्पॉन्सर करने के, जज्बातों को के साथ खिलवाड़ करने की बहुत सारे जो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई नेता लोग भी इन्वॉल्व हैं, कहीं हमारे, कहीं बाहर के, कहीं छोटे मोटे पार्टियां, सोचो ये लोग मिलके जो जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब 9 तारीख के बाद उनको पता चल जाएगा कि कहाँ वोट गया, कौन जीतने वाला है। रिजवान ने नाम लिए कुछ छोटे मोटे पार्टियां, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कुछ लोग हमारी पार्टी में थे पहले, कुछ लोग हमारी पार्टी में अभी भी हैं, देखिए बोलते हैं बीजेपी आ गया क्या हो जाएगा। भाई बीजेपी आए तो 5 साल पहले, 3 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, क्या हुआ हम लोगों ने देखा है। हिजाब, हलाल, अजान, मंदिर के बाहर दुकान नहीं लगा सकते, अपना नेम प्लेट डालो, दंगे फसाद, मंगलूर उड़पी में पता नहीं कितने मासूम लोग मारे गए, हर जगह सवाल, हर चीज पे सवाल खड़ा करना, लव जिहाद, पता नहीं कौन से मसले ले लेके 5 साल किस तरह से हमें तंग करे हमें पता है। आज सवाल पूछ रही एसडीपीआई के 4%, 5% का रिजर्वेशन क्या हुआ। भैया आप जिनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों ने 4% हमारा जो रिजर्वेशन था उन्होंने हटाया था, और किसने जाके स्टे लिया, सुप्रीम कोर्ट में लेके आया। आज 4% रिजर्वेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। 4% रिजर्वेशन बीजेपी ने खत्म की थी, हम लोगों ने कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने स्टेट लेके आके अब 4% रिजर्वेशन चल रहा है यहाँ पे। ये एसडीपीआई बार बार जो बोलती है, कुछ लीडर बोलते हैं कि 4% खत्म हो गया, 4% खत्म नहीं हुआ, 4% चल रहा है। देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, निकालने वाली बीजेपी थी, फिर उसे रोक के वापस मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप बोले कि जो है कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस वैसा करती है, बीजेपी के आने से क्या भी नहीं होता। बीजेपी कल आ जाएगी, एसडीपीआई और उनके लीडर घर में बैठ जाएंगे, ये छोटे मोटे पार्टियां आएंगे सब घर में बैठ जाएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब घर में बैठ जाएंगे। लड़ने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी, क्योंकि 1947 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के एक मुद्दे पे कभी भी जो उन्होंने डगमगाई ही नहीं। अगर आज ये लोग कह रहे हैं आए तो क्या हो जाएगा, आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, बुलडोजर कैसा चला रहे हैं। आप वहां प्रोटेस्ट करेंगे, आपके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप बड़ा बयान देंगे, कोई आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले जाएगा। इतनी बात जो रिजवान अरशद अभी आगे खड़े हो गए, जो इतनी बड़ी बात कर रहे थे, इतनी तकरीर जो कर रहे थे, सलीम साहब जो तकरीर कर रहे थे, पठान साहब जो तकरीर कर रहे थे, अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ का राज रहता, तीनों के घर पे भी बुलडोजर चल जाता। मेरे घर पे बल्लारी में तैयारी हो जाती बुलडोजर चलाने की। तो आप ये देख नहीं रहे क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे लीडरों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। आपने देखा नहीं, कितने एमपीज को, एमएलए को तंग किया आपने देखा नहीं, कितने लोगों को गलत केसेस डाल के अंदर करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो आजम खान साहब ने बनाई थी, वो पूरी यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चला के एकदम जमीन के बराबर उन्होंने कर दिया, जो उन्होंने 30 साल की मेहनत करके एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। हरियाणा में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आजकल महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं। आसाम में मुख्यमंत्री वहां का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का है, वो एक वीडियो डालता है अपने सोशल मीडिया पे। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग जिनकी टोपी पहन के है, वो खड़े हुए हैं, उसको जो है ये निशाना बना के गोली मार रहा है। वो एक वीडियो बना के चीफ मिनिस्टर डालता है। मुसलमानों को कहता है अगर मुसलमान रिक्शे वाला आपकी सवारी ले जाके रिक्शा उतारता है, वो 5 रुपए पूछता है तो 3 रुपए दीजिए, उसको तंग कीजिए। वो 10 रुपए पूछता है तो 5 रुपए दीजिए, उसको तंग कीजिए। इतना तंग करेंगे ये लोग देश छोड़ के चले जाए, ये उनकी सोच है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप जिताना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो उन्होंने आपकी बात मानी नहीं गई। आज आसाम में हमारे जो 2 नेशनल प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, एक जाकिर हुसैन साहब थे, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे।
आसाम में मैं अभी गया था, बरपेटा में उनके नाम की एक मेडिकल कॉलेज थी। इनका तासुब देखिए आप, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बरपेटा आसाम से आते हैं, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज थी। वहां का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर वो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर एक गांव का नाम रखता है कि बरपेटा मेडिकल कॉलेज। उसको पूछा गया क्यों, तो बोला भाई प्रेसिडेंट थे तो थे, लेकिन इनके नाम पे हम लोग मेडिकल कॉलेज क्यों रखा था। वो जवाब आ नहीं रहा भाई। कल के जुलूस में जोश बहुत था, आज के जवाब में जोश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लग रहा है ना समझ जीत जाएगा करके। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के सीनियर लीडर गवर्नमेंट चीफ व्हिप जनाब सलीम अहमद साहब अभी अभी आप लोगों को मुखातिब होके अपनी बात रख रहे थे। नौजवान एमएलए शिवाजी नगर के रिजवान अरशद साहब अभी अभी इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था शिकागो में, वहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे को हराकर असेंबली में पहुंचे छोटे भाई यासिर खान पठान साहब, हमारी बड़ी बहन एमएलसी बल्किस बानो साहिबा और एक सीनियर कायद हमारे जो हम लोगों को इस जमाने से राह दिखाते रहे, जनाब उबैदुल्लाह खान साहब, एआरएम हुसैन साहब, निजाम फौजदार साहब, शंकर साहब एक्स मिनिस्टर, सैफुल्लाह साहब, हमारे शहीद सीनियर लीडर शहीद भाई खालिद अहमद, उमेश साहब, इस्माइल साहब, इब्राहिम खलीलुल्लाह, शुएब और बहुत सारे यहाँ पे कांग्रेस के लीडरान हैं, सबका नाम नहीं लूंगा। माँ बहनें, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, टाइम बहुत कम है क्योंकि 10 बजे तक खत्म करना है। रिजवान अपनी बात रखते हुए बार बार वॉच देखते रह रहे थे कि कहीं टाइम ना हो जाए करके, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई जगह बात रखे हैं, ज्यादा लंबी तकरीर करूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल मैं जब पार्लियामेंट चल रहा था, बजट के सेशन था, बहुत गर्मा गर्मी वहां पे हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज पे बहस हो रहे थे। जैसा हमारे सलीम साहब विप यहाँ पे विप है, चीफ विप है, मैं उसी तरह से राज्यसभा में विप होने के नाते मुझे वहां पे काफी टाइम देना पड़ता। उसके बाद में आसाम के इलेक्शन कैंपेन में काफी टाइम में दे रहा था। वहां यहाँ से जो खबरें मिल रहे थे, जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स में, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मैसेजेस जो भेज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा पूरी कौम बटी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कितना वोट डिवाइड हो जाएगा और पता नहीं कौन से कैंडिडेट बीच के वोट खा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाएगी। लेकिन कल जब मैं आया, कल हमारे सलीम साहब, रिजवान अरशद साहब, पठान साहब सब मिलके, खालिद वगैरह यहाँ के इब्राहिम खलीलुल्लाह, हुसैन साहब सब मिलके जो इतना बड़ा जुलूस अरेंज किए थे, वो जुलूस में मैं भी पार्टिसिपेट किया था। वो जुलूस में जो लोगों में एंथुजियाज्म था, जिस जज्बे के साथ जो नौजवान लड़के सब पार्टिसिपेट किए, जितना लंबा जुलूस था और उसमें लोगों की जो उम्मीदें थे, उसे देखकर मुझे एकदम लग गया कल, और एकदम मैं कन्विंस हो गया। और मैं आप तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट शामनूर समन एक बड़ी मार्जिन से ये बाई इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जितना भी कंफ्यूजन है सोशल मीडिया पे चल रहा है, जितना भी कंफ्यूजन है यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा है, जितना भी कंफ्यूजन है, ये पेड कंफ्यूजन है, ये स्पॉन्सर्ड कंफ्यूजन है। लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए स्पॉन्सर करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा रिजवान अभी बता रहे थे, हमारे लोग इनोसेंट जरूर हैं, हमारे लोग थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे जरूर हैं, हमारे लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे लोग बेवकूफ नहीं हैं। हमारे लोग बेवकूफ नहीं है, किसी के बहकावे में आने वाले भी नहीं है। और जितना भी ये लोग अंदर से बाहर से धोखा देने के, स्पॉन्सर करने के, जज्बातों को के साथ खिलवाड़ करने की बहुत सारे जो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई नेता लोग भी इन्वॉल्व हैं, कई हमारे, कई बाहर के, कई छोटे मोटे पार्टियां, सब जो ये लोग मिलके जो जज्बात को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
ये सब 9 तारीख के बाद उनको पता चल जाएगा कि कहां वोट गया, कौन जीतने वाला है। अब सवाल यह है कि बाई इलेक्शन में क्यों कांग्रेस पार्टी को जिताएं? क्योंकि अभी 2 साल कांग्रेस की सरकार चल रही है, दोनों जगह कांग्रेस के कैंडिडेट को जीतना जरूरी है। इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन आता है, उसके पहले जब बाई इलेक्शन कोई भी होते हैं, उसमें हार जीत जो होती है उससे जो है आने वाले दिनों में स्टेट की पॉलिटिक्स कौन से डायरेक्शन में जाता है उसका एक संकेत होता है, उसका एक हिंट होता है किस डायरेक्शन में पॉलिटिक्स जा रही करके। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को जीतने ना दें। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिता के एक साफ संकेत आने वाले चुनाव को दें और साफ मैसेज पूरे स्टेट को दें कि कांग्रेस अभी भी मजबूत है, कांग्रेस की सरकार मजबूत है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस जीत के आने वाले 5 साल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनेगी करके हमें साफ मैसेज देने की जरूरत है। लेकिन क्यों हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है? काफी तकरीरें हुई है, काफी बातचीत हुई है, लेकिन सिर्फ मैं इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे तो क्या हो जाएगा। कुछ सीनियर लीडर्स रिजवान ने नाम लिए, कुछ छोटे मोटे पार्टियां, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कुछ लोग हमारी पार्टी में थे पहले, कुछ लोग हमारी पार्टी में अभी भी हैं, लेकिन बोले बीजेपी आगे क्या हो जाएगा। भाई बीजेपी आए तो 5 साल पहले, 3 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी क्या हुआ हम लोगों ने देखा। हिजाब, हलाल, अजान, मंदिर के बाहर दुकान नहीं लगा सकते, अपना नेम प्लेट डालो, दंगे फसाद, मंगलुरु उड़पी में पता नहीं कितने मासूम लोग मारे गए। हर जगह सवाल, हर चीज पे सवाल खड़ा करना, लव जिहाद, पता नहीं कौन से मसले ले लेके 5 साल किस तरह से हमें तंग करे हमें पता है। आज सवाल पूछ रही एसडीपीआई के 4%, 5% का रिजर्वेशन क्या हुआ। भैया आप जिनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों ने 4% हमारा जो रिजर्वेशन था उन्होंने हटाया था, और किसने जाके स्टे लिया, सुप्रीम कोर्ट में लेके आया। आज 4% रिजर्वेशन चल रहा है या नहीं चल रहा? 4% रिजर्वेशन बीजेपी ने खत्म की थी, हम लोगों ने कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने स्टे लेके आके अब 4% रिजर्वेशन चल रहा है। यहाँ पे ये एसडीपी बार बार जो बोलती है, कुछ लीडर बोलते हैं कि 4% खत्म हो गया। 4% खत्म नहीं हुआ, 4% चल रहा है। देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, निकालने वाली बीजेपी थी, फिर उसे रोक के वापस मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप बोले कि जो है कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस वैसा करती है, बीजेपी के आने से क्या भी नहीं होता। बीजेपी कल आ जाएगी, एसडीपी और उनके लीडर घर में बैठ जाएंगे, ये छोटे मोटे पार्टियां आएंगे सब घर में बैठ जाएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब घर में बैठ जाएंगे। लड़ने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी, क्योंकि 1947 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के एक मुद्दे पे कभी भी जो है डगमगाई ही नहीं। अगर ये देश को अगर किसी पार्टी ने सेक्युलर बना के रखी है, अगर ये देश आज सेक्युलर है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से ये देश आज सेक्युलर है। आज ये लोग कह रहे हैं आए तो क्या हो जाएगा। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, बुलडोजर कैसा चला रहे हैं। आप वहां प्रोटेस्ट करेंगे, आपके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप बड़ा बयान देंगे, कोई आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले जाएगा। इतनी बात जो रिजवान अरशद अभी आगे खड़े हो गए, जो इतनी बड़ी बात कर रहे थे, इतनी तकरीर जो कर रहे थे, सलीम साहब जो तकरीर कर रहे थे, पठान साहब जो तकरीर कर रहे थे, अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ का राज रहता, तीनों के घर पे भी बुलडोजर चल जाता। मेरे घर पे बल्लारी में तैयारी हो जाती बुलडोजर चलाने की। तो आप ये देख नहीं रहे क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे लीडरों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। आपने देखा नहीं कितने एमपीज को, एमएलए को तंग किया, आपने देखा नहीं कितने लोगों को गलत केसेस डाल के अंदर करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो आजम खान साहब ने बनाई थी, वो पूरी यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चला के एकदम जमीन के बराबर उन्होंने कर दिया, जो उन्होंने 30 साल की मेहनत करके एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। हरियाणा में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आजकल महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं। आसाम में मुख्यमंत्री वहां का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का है, वो एक वीडियो डालता है अपने सोशल मीडिया पे। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग जिनकी टोपी पहन के है, वो खड़े हुए हैं, उसको जो है ये निशाना बना के गोली मार रहा है। वो एक वीडियो बना के चीफ मिनिस्टर डालता है। मुसलमानों को कहता है अगर मुसलमान रिक्शे वाला आपकी सवारी ले जाके रिक्शा उतारता है
वो 5 रुपए पूछता है तो 3 रुपए दीजिए, उसको तंग कीजिए। वो 10 रुपए पूछता है तो 5 रुपए दीजिए, उसको तंग कीजिए। इतना तंग करेंगे लोग देश छोड़ के चले जाएं, ये उनकी सोच है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप जिताना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जो उन्होंने आपकी बात मानी नहीं गई। आज आसाम में हमारे जो 2 नेशनल प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, एक जाकिर हुसैन साहब थे, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। आसाम में मैं अभी गया था, बरपेटा में उनके नाम की एक मेडिकल कॉलेज थी। इनका तासुब देखिए आप, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बरपेटा आसाम से आते हैं, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज थी। वहां का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर वो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर एक गांव का नाम रखता है कि बरपेटा मेडिकल कॉलेज। उसको पूछा गया क्यों, तो बोला भाई प्रेसिडेंट थे तो थे, लेकिन इनके नाम पे हम लोग मेडिकल कॉलेज क्यों रखें। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी नाम की एक मेडिकल कॉलेज बनती है, उसमें 50 में 42 लड़के लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी से मेडिकल कॉलेज में सीट पाते हैं। कैसा सीट पाते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं, काउंसलिंग होती है, 50 में 42 सीट मुसलमान को जाती है। यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, अमित शाह की गवर्नमेंट क्या करती है, वो कॉलेज का परमिशन ही खत्म कर देती है, लाइसेंस खत्म कर देती है, कॉलेज को बंद कर देती है और कहते हैं कि वैष्णो देवी के नाम पे ये मेडिकल कॉलेज खोले थे और उसमें इतने मुसलमानों को कैसा सीट मिल गई। भाई अब कश्मीर में जहां पे अक्सरियत मुसलमानों की है, जहां तादाद ज्यादा मुसलमानों की है, तो ज्यादा सीट मुसलमानों को मिले वहां पे। मतलब ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी घिनौनी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो क्या हो जाता करके आप बोलते हैं और मुसलमानों को वर्गलाने का काम करते हैं हम। तो हम ये कह रहे हैं कि एकदम साफ है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, बैकवर्ड्स के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण, दलित, वैश्य, राजपूत, बैकवर्ड, आदिवासी सबकी पार्टी है। किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, सबकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सबको लेके चलना चाहती है। अगर किसी समाज के, किसी धर्म के अगर 10 लोग भी अगर हैं, उतना भी छोटा अगर धर्म है, तो उसकी भी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वो लोग दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। हम मोहब्बत का पैगाम देने का काम करते हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और देश को जोड़ने का हम काम करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखें, मजबूत रखें और सरकार में लाएं। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि आई तो क्या हो जाएगा, आई तो क्या हो जाएगा। भाई 5 साल हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद मजबूती से एक तरफा से हम वोट देके सरकार को लाए हैं। इस सरकार को और मजबूती देने के लिए, इस सरकार को आगे और मजबूती से सरकार चलाने के लिए ये जरूरी है कि हम दोनों जगह, दावणगेरे साउथ में और बागलकोट में, दोनों जगह में एक तरफा वोट देके कांग्रेस पार्टी को हम जिताए। और कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी को वोट आज से नहीं दे रहा, 1947 से लेकर आज तक दिया है। कभी 1-2 टर्म इधर उधर छोटे मोटे तादाद में लोग इधर उधर वोट दे दिए होंगे। किसी एक लीडर की वजह से मुसलमान कांग्रेस पार्टी वोट नहीं देता। कांग्रेस पार्टी, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के सोच की वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट देता, कांग्रेस पार्टी के काम की वजह से उसको वोट देता, कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की वजह से उसको वोट देता, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से उसको वोट देता। कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, इसके पहले जो लीडरान थे और स्टेट में जो लीडरशिप है, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, इनकी लीडरशिप की वजह से कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट देता। कोई ये कहे कि मेरे वजह से वोट दे रहा, कोई ये करे कि मैं नहीं रहूंगा तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, तो वो मुगालते में रहे, गलत फहमी में लोग जिंदगी कर रहे हैं। हर किसी को आना पड़ेगा, हर किसी को कांग्रेस पार्टी के जो डायरेक्शन रहता है उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। कोई बड़ा नहीं है, कोई पार्टी से ऊपर नहीं है, कोई पार्टी से ऊपर, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, पार्टी से बढ़ के कोई बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे अपील करने के लिए आप लोगों से आए हैं। मैं तो कल जुलूस में वहां पे तकरीर कर रहा, तो मैंने बोला है कि वो लोग बोले कांग्रेस पार्टी क्या थी। खासकर ये एसडीपी और कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे आंदुले साहब, बरकतुल्ला साहब राजस्थान में थे, गफूर साहब
बिहार में थे, MOH फारूक साहब 3 टाइम पौंडीचेरी में थे, मोहम्मद कोया साहब केरला में थे, अनवरा तैमूरा साहिबा एक लेडी मुस्लिम, एक मुस्लिम लेडी आसाम की चीफ मिनिस्टर थी कांग्रेस की तरफ से, चार चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में थे, आखिर के 4 चीफ मिनिस्टर हमारे सपोर्ट से वहां पे बने थे। मणिपुर में 2 टाइम एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने थे, वहां भी हमारा सपोर्ट था। मतलब चीफ मिनिस्टर, यहाँ तो MLA MLC बनाने की दूर की बात होती है, इतने स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर मुसलमान के अगर किसी पार्टी से हुए तो कांग्रेस पार्टी से हुए, इसको याद रखना चाहिए हम लोग। आज जिस पार्टी को ये जिताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनसे इतना ही सवाल पूछता हूं कि आप जस्ट पता कर लीजिए कि हिंदुस्तान में कितने जगह असेंबली में उन्होंने सीट दिया है मुसलमानों को, लोकसभा में कितने सीट उन्होंने दिया है, राज्यसभा में कितने MPs बनाया है, MLCs में कितने मुसलमान को बनाया है। पूरे हिंदुस्तान की पूछ रहा हूं, कर्नाटक तो छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कितने बनाए मुझे एक का तो नाम वो बता दें, फिर समझ में आ जाएगा। आज के दिन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा मिला के एक भी मुसलमान MP बीजेपी की तरफ से नहीं है। कर्नाटका में काउंसिल में और असेंबली में मिला के एक भी मुसलमान नहीं है। तो ऐसी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनको मदद करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक परंपरा हमारे में है, हमारे में कांग्रेस पार्टी में किसी का इंतकाल होता है तो उनके फैमिली मेंबर को हम टिकट देते हैं। ये आज से नहीं, एक जमाने से चले आ रहा है। मैं कल बता रहा था, शामनूर शिवशंकर साहब का इंतकाल हुआ, उनके पोते को दिए। भागलपुर में MY मेटी साहब का इंतकाल हुआ, उनके बेटे को दिए। अब आप इनकी कम्युनिटी में हम दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में लोग जब इंतकाल हुए, जब उनके बच्चों को दिए तो आप वो भूल जाते हैं। तनवीर सेठ साहब यहाँ पे घूम रहे आए, अजीज सेठ साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे तनवीर सेठ साहब को दिए। यूटी फरीद साहब का इंतकाल हुआ उड़लाड़ में, उनके बेटे यूटी खादर साहब को दिए। कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ, उनकी अहलिया करीज फातिमा साहब को टिकट मिली गई। शफी अहमद साहब टुमकुर के चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनके दामाद को रफी अहमद साहब को टिकट दिया गया। बेलगाम में फिरोज सेठ साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनके भाई को, छोटे भाई को आसिफ सेठ साहब को टिकट दिया गया। तो एक परंपरा चलने का है, एक क्राइटेरिया से कांग्रेस पार्टी चलती है। तो यहाँ भी उसी क्राइटेरिया से वो टिकट दिया गया, सर्वे किया गया, रिकमेंडेशंस दिया गया, सब सोच समझ के पार्टी की हाईकमांड ने डिसाइड की कि उनको उतारने से फायदा होगा, उतारने से सीट हम जीतेंगे करके। तो इसीलिए हमारा हक था, हम पूछे, हमारा हक था पूछे, और पूछना भी चाहिए। हम लोग जैसा पूछे, दूसरे मजहब के लोगों, दूसरे कास्ट के लोग भी पूछे। लेकिन जब टिकट मिलती है तो हम लोग को पार्टी को वोट करना है, पार्टी के सिंबल को, पार्टी के आइडियाज को वोट करना है। हम किसी एक कैंडिडेट की वजह से यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि दावणगेरे में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कई सालों से नहीं था, तो इसीलिए जब्बार भाई को तीसरी बार MLC बनाया गया। एक टाइम छोटे पीरियड के लिए, 2 टाइम फुल पीरियड के लिए बनाया गया। उस टाइम मैंने भी कई जगह जाके बोला था कि दावणगेरे में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे MLC बनना चाहिए। बल्लारी में कभी भी मुस्लिम जीत नहीं पाया, टिकट नहीं दिए बल्लारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चित्रदुर्गा, बल्लारी, रायचूर में नहीं दिया गया। मुझे वहां पे राज्यसभा में, मुझे 2018 में राज्यसभा की टिकट देके मुझे राज्यसभा भेजा गया, और 2024 में फिर दोबारा मुझे टिकट देके वो रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे राज्यसभा में भेजा गया। तो कांग्रेस पार्टी सोचती है कहां रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है, कहां जीत सकेंगे, नहीं जीत सकेंगे, उसी हिसाब से डिसीजन लेती है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसीलिए जब्बार साहब को वहां भेजा गया था। अब रिप्रेजेंटेशन की आने वाले दिनों में जब बात होगी, जैसा इस बार हम लोग लड़े, आने वाले दिनों में हम सब खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कोई टिकट नहीं पूछा, हम सारे लोग बोले मुसलमान को देना चाहिए। जब पार्टी का डिसीजन हुआ, तस्लीम किए, सब खड़े हुए कि हम लब्बे कहेंगे, हम साथ में खड़े होंगे करके खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो इतना ही आप लोगों से फाइनली मैं अपील करूंगा, टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और तीसरा बीच में कोई है नहीं। जैसा इन्होंने बोले वोट कतरे पार्टियां, मैं बोलूंगा इनको वोट कटवे पार्टियां, काट देते हैं वोट, इनको काटते हैं और बीजेपी को मदद करते हैं। अब कौन कौन किसी फंडिंग ले, कितनी फंडिंग ले, इसका हमें पता नहीं, लेकिन ये इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बहुत मदद करती है, उनको फायदा पहुंचाती है, ताकि वो खड़े होकर बीजेपी को जिता सके। तो आपका वोट जाया मत होने दीजिए। आपका वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को जाएगा, SDPI को जाएगा, छोटी मोटी पार्टी को जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा बीजेपी को वोट जाएगा। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को जिताना है, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करना है,
और आने वाले 2 साल बाद जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस जीते, इसीलिए मजबूती देना है। इस बात के साथ फिर से एक बार सैफुल्लाह साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे घर का बड़ा पुराना कनेक्शन उनके घर से है, मेरे वालिद साहब के बहुत खास दोस्त हैं और एक हिसाब से रिश्तेदार हम लोग हैं। आज वो बैठ के हमें दुआएं दे रहे हैं, उनके बेटे, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खालिद जो है एक होनहार लड़का है, मैं उनका काम दिल्ली में और कई जगह देखा हूँ, तो उनके घर में अच्छी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज किया, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि आपके वालिद साहब जो कोशिशात किए तो आप वो कभी ना कभी वो पूरा करें। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी कैंडिडेट बैठे हैं, हुसैन साहब और इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो देख रहे हैं कि मैं खाली खालिद का नाम ले रहा हूँ, उनको भी अल्लाह अच्छा रखे, वो लोग भी आगे फले फूले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।